आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये छोटा सा वाक्य भारतीय संविधान में इक्वालिटी की अवधारणा को एक ह्यूमन डायमेंशन देता है। ये वह बिंदु है जहां हमारा संविधान केवल सब बराबर हैं कहकर नहीं रुकता है, बल्कि ये मानता है कि सबको बराबर बनाना ही असली न्याय है। भारतीय संविधान निर्माताओं को यह पूरी तरह से समझ थी कि भारतीय समाज में महिलाएं और बच्चे सदियों से सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप रहे हैं। उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दूर, बेसिक राइट तक नहीं पहुंच पाए हैं आज तक। इसलिए संविधान ने स्टेट को अनुमति दी कि वह उनके हित में स्पेशल प्रोविजन बना सकें, यानी ऐसे कानून या नीतियां जो उन्हें प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटी या डिग्निटी दिलाएं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 दरअसल प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अफर्मेटिव एक्शन का एक रूप है। जहां आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, वहीं पर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि कुछ परिस्थितियों में भेदभाव जैसा दिखने वाला कदम भी पॉजिटिव इक्वालिटी के लिए जरूरी हो सकता है। यह क्लॉज ये स्वीकार करता है कि समानता का अर्थ समान व्यवहार नहीं बल्कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट है। इस प्रावधान के अंतर्गत राज्य महिलाओं और बच्चों के हित में जो नीतियां बनाता है वो न केवल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं बल्कि राष्ट्र के मोरल ऑब्लिगेशन के भी अनुरूप हैं। उदाहरण के तौर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया गया। इसका उद्देश्य केवल सीट बांटना नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत प्रेग्नेंट महिलाओं को पेड लीव, मेडिकल केयर और जॉब प्रोटेक्शन दी गई ताकि मदरहुड महिला के लिए वीकनेस नहीं बल्कि डिग्निटी का प्रतीक बन जाए। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ने पहली बार घर के अंदर होने वाले वायलेंस को क्राइम माना। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। यह भी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की भावना से ही प्रेरित है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ने बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का अधिकार दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण अभियान, इन सभी क्लॉज, ये सब इसी क्लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट से जुड़े हुए हैं। इक्वालिटी के दो रूप होते हैं, फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटैंटिव इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है जहां कानून सबके लिए बराबर हो। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का मतलब है जहां परिणाम यानी कि आउटकम भी समानता दिखाए। भारत ने दूसरी राह चुनी, यानी कि हमारा भारतीय संविधान केवल इक्वल बिफोर लॉ की बात नहीं करता है बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी की गारंटी देता है। इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि कभी कभी असमानों को समान बनाने के लिए विशेष कदम उठाना ही न्याय है। बी.आर. अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड मेयरली बाय रिमूविंग डिस्क्रिमिनेशन, इट रिक्वायर्स एक्टिव सपोर्ट टू दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। यानी केवल भेदभाव मिटाने से बराबरी नहीं आती है बल्कि जिनको सदियों से पीछे रखा गया है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सहारा देना पड़ता है। कानूनी दृष्टि से भी यह क्लॉज कई बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में आता है। जैसे यूसुफ अब्दुल अजीज केस आया था तो इसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 497 यानी कि जो अडल्ट्री लॉ है उसमें महिलाओं को सुरक्षा देना आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत वैध है। एयर इंडिया वर्सेस नगरेश मिर्जा केस में अदालत ने कहा कि महिलाओं को मैटरनिटी रिलेटेड प्रोटेक्शन देना कॉन्स्टिट्यूशनल है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पीबी विजय कुमार केस में कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत वैध है, क्योंकि यह इक्वालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि उसे मजबूत करता है। इस क्लॉज का प्रभाव केवल कानून तक सीमित नहीं बल्कि समाज में जेंडर जस्टिस और सोशल इंपैथी को भी बढ़ावा देता है। यह बताता है कि महिलाओं और बच्चों को सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पावरमेंट चाहिए। भारत का संविधान इस दृष्टि से बहुत आधुनिक है क्योंकि उसने नॉन डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन दोनों को समान महत्व दिया है। यही कारण है कि आज महिलाएं पंचायत से संसद तक और बच्चे शिक्षा से विज्ञान तक हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की कंपैशनेट साउल है। यह बताता है कि इक्वालिटी और कंपैशन दोनों साथ साथ चलें, क्योंकि बिना न्यायपूर्ण समानता के कोई भी राष्ट्र वास्तविक स्वतंत्र नहीं हो सकता है।